Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today I am going to discuss about the topic thermal physics. It's a very simple topic. It's a very easy topic. In this topic you will discuss about the behavior of the particles of the solid, liquid and the gas. You will discuss the behavior of the energies, thermal energies, transfer of the energies by through conduction, convection, radiations and characteristics of the substance when they deals with the heat energy. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है सिंपल काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द मैटर, जिसमें यू विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर, you will discuss about the molecular matter, kinetic theory, evaporation and the pressure changes. Now look in this. For example, you know very well that the substance or matter exists in the three states, solid, liquid and gas. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। आप 1 लीटर की बॉटल लेकर आते हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसको आप किसी जगह किसी और जग में डालेंगे तो 2 लीटर तो नहीं हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता लिक्विड के, लेकिन शेप चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वेसल के अकॉर्डिंग। गैस में ना तो उसकी शेप फिक्स होती है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। द रीज़न इज़ दिस कि इनके दरमियान जो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो शेप है इसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पार्टिकल्स की शेप थोड़ा सा उनके इतना मतलब क्लोज तो हैं, लेकिन बहरहाल वो रैंडम मोशन में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वहाँ पे वीक होती हैं। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम एज वेल, यू कैन सी गैसेस के अंदर आपके पास जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा गैस में होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है गैस में। लेकिन एक बात जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है एनर्जी। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस पार्टिकल्स में होती हैं? तो यू नो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको सॉलिड में बात करते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है आपके पास वो गैस में होती है। यू कैन सी क्लियरली, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे देखें आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है, तो इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। जब आप लिक्विड को क्या हीट प्रोवाइड करते हैं, इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द गैस। इस प्रोसेस को आप बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन एवेपोरेशन भी होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बात करेंगे आगे क्या डिफरेंस है। और जब एनर्जी कम करते हैं इनकी तो वो कंडेंस होते हैं गैस लिक्विड में, और अगर लिक्विड की एनर्जी कम करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। I hope this one will be clear to you. That's it. I think sublime. Sublime, you know, is a process in which solid converts in the form of the gas directly. Next, I am going to show you. You can see. ये हम बात कर चुके हैं डिस्टेंस के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में और गैसेस के बारे में। ये आप देख सकते हैं, नोट्स में ऑलरेडी शेयर है, बेशक इसको रिपीट करके देख लें। Forces, intermolecular distance we have done. Now I am going to discuss about the motion of the molecule. सबसे पहले जो motion को डिस्कवर किया था वो ब्राउन ने किया था। That's why the motion of the gases are known as the Brownian motion. उसको हम Brownian motion कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास Brownian motion है वो आप अगर देखें तो उसने स्मोक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया था, और स्मोक पार्टिकल्स में ये जो पार्टिकल्स की आपको मूवमेंट नज़र आ रही है ये स्ट्रेट लाइन में, कोई भी पार्टिकल आपको कर्व बनाता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अनटिल और अनलेस, जब तक वो किसी और पार्टिकल से नहीं टकराते। जब वो टकराते हैं तो फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी दैट्स जस्ट वेट, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि किसी और पार्टिकल से नहीं टकराता, फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, बट इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अगेन। तो ये प्रोसेस आपका जो है ब्राउनियन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके लिए जो उसने अपरेटस सेट किया था, कभी कभी अपरेटस पूछ लेते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने अपरेटस बनाते वक्त सिर्फ 3 चीज़ें बनानी है। नंबर 1, कंटेनर ऑफ द ग्लास विद स्मोक पार्टिकल्स। नंबर 2, लैम्प अबव द ग्लास, एक आपने लैम्प बना दें, यहाँ पे शो कर दें लैम्प, द लाइट्स कमिंग फ्रॉम द लैम्प। द सेकेंड वन इज़ द माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप शो कर दें ये माइक्रोस्कोप है।
ये आपने यहाँ पे लेबल करनी है चीज़ें और ये आपने बस बनानी है। कोई आपने माइक्रोस्कोप की डायग्राम नहीं बनानी, जस्ट बताना है कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था ये स्मोक पार्टिकल्स को। मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सका था क्योंकि उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं हुई थी। ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स आपके पास वॉल के ऊपर, दिस प्रेशर इज़ नोन एज द प्रेशर ऑफ द गैस, और ये प्रेशर आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बेसिकली प्रेशर फोर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स ज़्यादा होती है तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। मैं एक जगह फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रेशर कम होगा। इज इट क्लियर? अब सेकेंड थिंग ये देख लें आप कि यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है उसको हम एक और टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और फोर्स की एक रिलेशनशिप हमारे पास है जो मोमेंटम के साथ है। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है फोर्स का। जब भी कहीं पे फोर्स अप्लाई होती है तो मोमेंटम में चेंज आता है, और चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, पी मीन्स मोमेंटम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। अब मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम किस तरह चेंज हो रहा है इसको देखते हैं। मोमेंटम बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। यहाँ देखिएगा, ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल्स है जिसका मास m है एंड इज कमिंग टूवर्ड्स द वॉल, और ये वॉल की तरफ आ रहा है। इसकी वेलोसिटी प्लस v है, लेकिन जब ये वापस बाउंस करेगा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, और ये वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v। तो यहाँ पर प्लस mv है, यहाँ माइनस mv है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज हो गया है। और ये चेंज कितना आया मोमेंटम में से, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ये जो चेंज आया है मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स के इक्वल होता है, हमेशा याद रखिएगा ये बात, ठीक है। ये आपके पास फोर्स के इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू फोर्स। ये आपके पास फोर्स है, और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर के लिए। तो IGCSE में जब भी आपसे प्रेशर के बारे में बात की जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स के, तो आपने वहाँ पर यही बताना है कि जो प्रेशर अप्लाई होता है वो ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। द सेकेंड थिंग ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके सामने शो कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये इक्वेशन ब्राउनियन मोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और उसके लिए स्मोक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया था। कैम्ब्रिज आपसे बार बार ये चेक करने की कोशिश करेगा कि जी उसने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि उसने ऑब्जर्व किया था स्मोक पार्टिकल्स को। और इनलाइटन करने के लिए हमने लैंप यूज़ किए थे उसको, और ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप। आई थिंक दिस वन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पर एक बात और ज़्यादा हम क्लियर कर लें कि जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं या हम एवपोरेशन की बात करते हैं और बॉइलिंग का उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो एक बात तो दोनों में कॉमन है कि लिक्विड स्टेट चेंज होती है गैस में, लेकिन हर टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है वो एनी टेम्परेचर पे चेंज होती है वो एवपोरेशन है। बॉइलिंग में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा तो वो चेंज होगा। एवोपरेशन सरफेस पे होती है, बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होती है। एवोपरेशन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो रही होती है। बॉइलिंग के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये देख लें सरफेस के मॉलिक्यूल स्केप आउट हो रहे हैं, इसके अंदर से जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं ये स्केप आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप बॉइल करते हैं तो नीचे के जो मॉलिक्यूल हैं ये भी इतने एनर्जेटिक होते हैं कि ये भी स्केप आउट हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस इज दिस। तो ये हमारे पास है जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके। अच्छा एक अक्सर क्वेश्चंस किया जाएगा आपसे कैम्ब्रिज में कि व्हाई द एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्केप आउट हो जाते हैं, पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं दैट इज़ द लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर इज द सेम थिंग। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है और टेम्परेचर है वो इज़ द सेम थिंग है, वो इज़ द सेम थिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर वो आपके पास एक ही चीज़ है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर काइनेटिक टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई है। तो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस। I hope this one will be clear to you. Factors affected the rate of the evaporations are very simple. टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, एक ग्लास पानी का भर के रख दें 10 दिन लग जाएंगे उसको एवापोरेट होने में, लेकिन उसी ग्लास पानी को आप ज़मीन पे
अगर डाल देते हैं पानी, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपके पास विद इन अ डे एवापोरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखें एक पैच ऑफ द लिक्विड है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगी है ना, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप आउट होंगे। लेकिन अगर आपने ग्लास में रखा हुआ है कहीं पे लिक्विड, तो आपके पास ये जो ग्लास में आपने लिक्विड रखा है, ये लिक्विड इसको एवापोरेट होने में टाइम लगेगा, इसका सरफेस एरिया कम है। सेकेंडली द प्रोसेस ऑफ द एवेपोरेशन इसके अलावा डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ द एयर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी कि विंड के ऊपर। और इसके अलावा ये आपका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लिक्विड की नेचर क्या है। कुछ लिक्विड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं जो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड जो हैं वो, जैसे कि हम बात करें पेट्रोल की, डीजल की, या जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड हैं ये वॉलेटाइल्स हैं। या आपने देखा होगा अक्सर नेल रिमूवर्स आप यूज़ करते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, तो वो जो लिक्विड होता है वो भी बहुत जल्दी वॉलेटाइल होता है और जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपके पास देखें एक वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कंटेनर है, हमने इसकी वॉल्यूम को फिक्स रखा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप रिलेशनशिप देख रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर का, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अंदर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन होंगे, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट द वॉल्यूम शुड बी फिक्स्ड। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है, ये आप देख सकते हैं गाइस। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन।